नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ बुक का कंप्लीट ऑडियो बुक लाए हैं। इंट्रो चैप्टर 5 नियम 2 भविष्य के लिए सहेजें। आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपके पास रखना है। चाहे आप कितना भी कम कमाएं, यह 10वें से कम नहीं होना चाहिए। जॉर्ज एस क्लेसन। यदि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है ताकि आप कभी आगे न बढ़ सकें, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सही हो सकते हैं। आपके दो शत्रु हैं जिनका एक ही उद्देश्य है, आपकी संतुष्टि को नष्ट करना और अपनी कमाई से कम खर्च करना, यदि असंभव नहीं तो कठिन बना देना। उनके नाम भय और लोभ हैं। वे झूठे और चोर हैं और आपके पैसे पर नियंत्रण पाने के आपके प्रयासों को कमजोर करने और तोड़फोड़ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस अध्याय में हम अपने शत्रु भय का मुकाबला करते हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि आपको कभी भी संतुष्टि न मिले। यह शत्रु आपका पीछा करेगा और आपको हराने के लिए चिंता और हताशा का उपयोग करके आपको अपनी पकड़ में रखेगा। डर आपको पैसे खत्म होने से लेकर नौकरी से निकाले जाने तक हर चीज के बारे में चिंतित करता है। डर मजाक उड़ाता है और इस बात पर जोर देता है कि आप कभी भी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कि आपको 85 साल की उम्र तक काम करना होगा और तब भी शायद आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा और आप एक पुल के नीचे जीवन गुजारेंगे। वित्तीय डर से तनाव, अवसाद, अनिद्रा और इससे भी बदतर स्थिति पैदा होती है। यह आपके दिमाग में गड़बड़ कर सकता है और आपको तर्कहीन विचार सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। डर एक मजबूत दुश्मन है, लेकिन उसे हराने की आपकी ताकत की तुलना में यह काफी कमजोर है। अब समय आ गया है कि जीवन के इस पहले शत्रु भय को खत्म कर दिया जाए। नियम 2 जैसे ही आपको आय प्राप्त हो, उसका 10% दीर्घकालिक बचत में स्थानांतरित करें। मुझे नियम 2 इसकी सरलता और भय तथा चिंता को दूर करने की शक्ति के कारण पसंद है। सबसे सभी 7 नियमों में से सीधा नियम 2 लगभग बिना सोचे समझे काम करने वाला है। सरल गणित और दृढ़ निश्चय ही आवश्यक है। मैं समझता हूं कि यदि आप वास्तव में पैसे के डर से जूझ रहे हैं तो यह बहुत आसान लग सकता है। यह सरल है, आप इसके बारे में सही हैं और यह काम करता है। यदि आप पहले से ही अपनी 100% आय पर जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो नियम 2 भी डरावना लग सकता है। मैं आपसे 10% कम पर भी आगे बढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? चिंता मत करो, ऐसे बहुत सारे विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि यदि आप अपने पैसे की अच्छी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आपकी आय का कम से कम 10% बिना पता चले ही बह जाता है। अच्छा प्रबंधन आपके जीवन में नियम 2 को लागू करने के लिए आवश्यक धन की वसूली के लिए लीक को बंद कर सकता है। डर के लिए मारक औषधि। वित्तीय भय का इलाज बैंक में पैसा है। यह सब कुछ बदल देता है क्योंकि आप उस टूटे हुए एहसास को खो देते हैं। बैंक में पैसा आपका दृष्टिकोण बदल देता है क्योंकि यह आपका नजरिया बदल देता है। उच्च उपज बचत या मुद्रा बाजार खाते में रखी गई नकदी का एक अच्छा भंडार मन की शांति की बड़ी खुराक देता है। हो सकता है कि आपने मेरे द्वारा उच्च उपज शब्दों के प्रयोग पर हंसी उड़ाई हो। इन दिनों बचत खाते में ब्याज दरें इतनी कम हैं कि लगभग न के बराबर हैं। यह एक सापेक्ष शब्द है जो बचत साधनों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो आपको किसी सामान्य बैंक या क्रेडिट यूनियन में मिलने वाली ब्याज दर से अधिक ब्याज दर का भुगतान करते हैं। बैंक में पैसा मार्जिन बनाता है। मार्जिन आपको अधिक स्पष्टता से सोचने में मदद करता है, ऐसे निर्णय लेना जो डर से प्रेरित न हो। जैसे जैसे आपकी बचत बढ़ती है वैसे वैसे आपके विकल्प भी बढ़ते हैं और विकल्पों के साथ भविष्य की आशा भी आती है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लोग वित्तीय कठिनाई के मौसम से गुजरने के लिए कितने तैयार हैं, इसके सीधे अनुपात में भयभीत हैं। जिनके पास बैंक में पैसा नहीं है और घर में सप्ताह गुजारने के लिए पर्याप्त भोजन है, उन्हें ऐसा लगता है मानो वे टाइम बम पर बैठे हों। वे डरे हुए हैं और चिंतित हैं क्योंकि पैसे बचाने के बजाय वे कर्ज बढ़ा रहे हैं, जो चीजों को और अधिक भयावह बना देता है। वे बमुश्किल एक वेतन चेक से दूसरे वेतन तक लटक रहे हैं। अगर मैं उनके साथ हाल ही में उन सामान्य लोगों से प्राप्त कुछ मेल साझा कर सकूं जिन्होंने कई वर्षों तक नियम 2 का पालन करने के बाद अचानक खुद को बेरोजगार पाया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक परिवार ने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बचत जोड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास बचत है, ठीक उसी तरह जीने के लिए पर्याप्त धन जैसा वे कम से कम 6 महीने से जी रहे थे। यदि उन्होंने कुछ त्याग किया तो वे बिना किसी सेवानिवृत्ति निधि का दोहन किए 1 वर्ष तक टिके रह सकते हैं। उन्होंने जिस स्वतंत्रता की अनुभूति का वर्णन किया वह अद्भुत था।
यह जानते हुए कि वे थे आर्थिक रूप से तैयार होने पर वे पारिवारिक आय खोने की भावनाओं और चुनौतियों से अधिक आसानी से निपट सकते हैं। उन्होंने इसे एक साहसिक कार्य के रूप में देखा, न कि किसी आपदा के रूप में। इस विशेष परिवार में पिता, जो एकमात्र कमाने वाला था, को पहली नौकरी की पेशकश मिलने पर तुरंत कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। चूंकि वे इस उथल-पुथल के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार थे, इसलिए उनके पास अपनी इच्छित नौकरी के लिए रुकने का विकल्प था, बजाय इसके कि उन्हें काम पर वापस जाने के लिए सहन करना पड़ता। उन्हें केवल 3 महीनों के बाद एक नई नौकरी मिल गई, और आश्चर्यजनक रूप से क्योंकि परिवार ने एकजुट होकर सभी अनावश्यक खर्चों में कटौती की, उन्होंने अपनी बचत को भी नहीं छुआ। लेकिन यह जानते हुए कि जरूरत पड़ने पर यह मौजूद है, उन्होंने बताया कि कैसे वे यह देखने के लिए बड़े बलिदान करने के लिए अधिक इच्छुक थे कि वे कमाने वाले की बेरोजगारी जांच पर कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। रिलायंस रणनीतिक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पैसा बचाना किसी सुरक्षित स्थान पर पैसा जमा करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह आत्मनिर्भरता और वित्तीय परिपक्वता के चारित्रिक गुण विकसित करता है। और धैर्य एक समय था जब लोगों के पास अपनी आपात स्थिति के लिए तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके पास कोई सुरक्षा जाल नहीं था, जिसे क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, ताकि चीजें गलत होने पर उन्हें बचाया जा सके। 1950 में दुनिया बदल गई जब फ्रैंक मैकनामारा ने पहले बहुउपयोग क्रेडिट कार्ड, डायन्स क्लब चार्ज कार्ड का आविष्कार किया। 7 साल बाद 40 साल की उम्र में मैकनामारा की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके आविष्कार का विस्तार लगभग 1.5 मिलियन डायन्स क्लब कार्डधारकों तक हो गया था। मुझे यकीन है कि मैकनामारा को भी आश्चर्य होगा अगर उन्हें पता चले कि उनका विचार 50 से अधिक वर्षों में कहाँ चला गया है। क्रेडिट कार्ड ने आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत अधिकार की उन्नति के मामले में दुनिया को बदल दिया। लेकिन इससे भी अधिक, इसने हमें उस चीज के प्रति अंधा कर दिया जो सहज होनी चाहिए, जीवित रहने के लिए, भविष्य के लिए बचत करने की आवश्यकता। हम आपात स्थिति से निपटने के लिए क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करने लगे हैं। वह है, मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड पाने के लिए कैसे पैरवी की। मुझे इसकी जरूरत थी, बस किसी आपातकालीन स्थिति में। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा यदि यही कारण है कि आपको भी एक मिल गया। अधिकांश लोगों ने मार्केटिंग के प्रचार प्रसार में यह सोच लिया है कि किस प्रकार तैयारी की जाए। वित्तीय आपात स्थिति के लिए प्रचुर मात्रा में ऋण उपलब्ध होना चाहिए। अस्तित्व वृत्ति सारी सृष्टि जीवित रहने की इच्छा से रची गई है। जानवरों की दुनिया में अध्ययन करना विशेष रूप से आकर्षक है। किसने गिलहरियों और चींटियों को भरपूर मौसम के दौरान आने वाले बुरे समय की तैयारी के लिए इकट्ठा होते नहीं देखा है? हम मनुष्य जीवित रहने की प्रवृत्ति से संपन्न हैं, जानवरों के विपरीत नहीं, बल्कि कम से कम एक अंतर हम सोच और तर्क कर सकते हैं। और विडंबना यह है कि ऐसा लगता है कि जब हमारे वित्तीय अस्तित्व कौशल को बरकरार रखने की बात आती है, तो यह हमारा पतन बन गया है। आपातकालीन स्थिति में हमें कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना समस्या का त्वरित समाधान प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह केवल भय और चिंता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह वित्तीय बोझ को हल्का करने के बजाय इसे बढ़ाता है, जिससे और अधिक भय और चिंता का द्वार खुल जाता है। क्या गलत हो गया? मैं उपभोक्ता ऋण उद्योग को बहुत अधिक दोष देता हूं, जो पूरे समाज को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहा है कि पैसा बचाना प्राथमिकता नहीं है। उपभोक्ता ऋण का संदेश है, आगे बढ़े, जो आपके पास है उसे खर्च करें, वह सब प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं। किसी बात की चिंता मत करो। यदि आपको किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति का अनुभव होता है, तो हम मदद के लिए यहीं मौजूद रहेंगे। आपको हमारे क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है ताकि आप आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। आप कड़ी मेहनत करते हैं, जीवन में आनंद लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आगे बढ़े और इसे जिए। माना, मैं कोई विज्ञापन लेखक नहीं हूं, लेकिन आप मेरी बात समझ गए। मुझे गलत मत समझो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई भी पैसा नहीं बचाता है। वास्तविकता में, यदि आपके पास किसी प्रकार का सेवानिवृत्ति खाता है जिसे आप बचत खाता मानते हैं, ऐसा नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। और शायद सिक्कों का 1 या 2 जार, जूते के डिब्बे में रखे आपके दादा दादी के अमेरिकी बचत बांड का ढेर, या यहां तक कि आपके बैंक या क्रेडिट यूनियन में एक बचत खाता और कुछ सीडी भी। अच्छा, सचमुच, मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नियम 2 आपके जीवन में जीवित है और अच्छी तरह से काम कर रहा है। भविष्य के लिए बचत करने के लिए आपको अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति की ओर लौटने का रास्ता तलाशना होगा। जिम्मेदार इंसान। आप अपनी सारी कमाई खर्च करना जारी नहीं रख सकते। नियम 1।
आपको भविष्य के लिए व्यवस्थित रूप से बचत करनी चाहिए, जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। अच्छा है, आपने नियम 2 को पहचान लिया है। यह बस हो सकता है। कार्रवाई में नियम 2। जब आप किसी भी स्रोत से पैसा प्राप्त करते हैं, तो इसे खर्च करने के बारे में सोचने से पहले 10% अपने दीर्घकालिक बचत खाते में स्थानांतरित करें। कोई प्रश्न नहीं, कोई बहाना नहीं और कोई अपवाद नहीं। सोचो मत, बस करो। आय के किसी भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति पैसा अलग रख सकता है। तुम्हें सिर्फ यह करना होगा। पैसा बचाना आसान है। कुछ ही समय में यह क्रिया एक आदत बन जाएगी जिसे आप इतनी बार दोहराएंगे कि यह स्वचालित हो जाएगी। नियम 2 आपके सेवानिवृत्ति खाते में योगदान के साथ पूरा नहीं होता है, जैसे 401 के। यह 10% आपके घर ले जाने वाले वेतन के ऊपर से आता है, वह पैसा जो आपके पास है, जिस पर आपका नियंत्रण है। मुझे कुछ शब्दों को परिभाषित करने के लिए एक पल रुकने दीजिए। जब मैं नियम 2 की बचत को दीर्घकालिक के रूप में बोलता हूं, तो यह इन फंडों को उस पैसे से अलग करता है जिसे आप एक नया सोफा खरीदने या अपने परिवार की गर्मी की छुट्टियों के लिए बचा रहे होंगे। यह अधिक अल्पकालिक बचत होगी और यह मामला हम आने वाले नियम 4 में देखेंगे। आपका नियम 2 दीर्घकालिक बचत को बड़े के विरुद्ध बीमा के रूप में देखा जाना चाहिए। गंभीर आपातस्थितियां जो आपके भविष्य में हो सकती हैं। आपकी आय की हानि, एक महंगी चिकित्सा घटना या कोई अन्य आश्चर्यजनक आपातकालीन व्यय जो भारी पड़ता है। सेवानिवृत्ति खाते, जैसे कि 401 के, 403 बी, IRA और कर लाभ प्राप्त खातों के प्रकार, जिसका अर्थ है कि आप करपूर्व डॉलर बचा रहे हैं, बचत खाते नहीं हैं, क्योंकि पैसा अब आपकी पहुंच से बाहर है और जब तक आप 59.5 के नहीं हो जाते। ये खाते आपकी सेवानिवृत्ति आय रखते हैं, वह धन जिसकी आपको बहुत बाद में आवश्यकता होगी। समय से पहले धनराशि प्राप्त करने का सहारा लेना आपके लिए बहुत महंगा होगा और एक सर्वथा भयानक विचार होगा। आप बेरोजगारी के समय या वित्तीय आपातकाल से निपटने के किसी अन्य तरीके के दौरान कर सुविधा वाले खातों को अपनी आय के स्रोत के रूप में नहीं सोचना चाहते हैं। यह आपकी दीर्घकालिक बचत की भूमिका है, जिसे आप अपनी आपातकालीन निधि या अपनी आकस्मिक निधि, यदि आप ऋणमुक्त जीवन का हिस्सा हैं, के रूप में सोच सकते हैं। इसे आसान बनाएं। नियम 2 का उद्देश्य लंबी अवधि के लिए आजीवन बचत करने की आदत बनाना है। आपातकालीन निधि से शुरुआत। आपकी दीर्घकालिक बचत को अपने खाते में रखा जाना चाहिए, जहां पैसा सुरक्षित हो, गंभीर आपातकाल के समय आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो और उपलब्ध उच्चतम ब्याज दर अर्जित करने के अधीन हो। सुरक्षा। आप चाहते हैं कि आपका पैसा बाहरी चोरों से, आकस्मिक हानि से सुरक्षित रहे, लेकिन आपसे सुरक्षित भी। इसका मतलब है कि आप इसे घर पर नहीं रखना चाहेंगे, जहां आपके लिए ऋण लेना थोड़ा अधिक आकर्षक हो सकता है। आप अपना खाता किसी संघीय बीमाकृत बैंक या क्रेडिट यूनियन में चाहते हैं, जो आपके पैसे को $2,50,000 तक की संस्थागत विफलताओं से बचाता है। उपलब्धता। यह आवश्यकता आपको अपने आपातकालीन निधि को शेयर बाजार, संग्रहणीय या अन्य प्रकार के खाते जैसे निवेश वाहन में रखने से रोकती है, जो इसे जोखिम में डालती है और इसे समाप्त करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। ब्याज असर। आप एक ऐसा खाता चाहते हैं जिस पर सर्वोत्तम संभव ब्याज दर मिल रही हो, लेकिन आपके आपातकालीन फंड के सुरक्षित होने की कीमत पर नहीं। आपको सामान्य ईंट और मोर्टार वॉक-इन बैंक की तुलना में अधिक दर वाला खाता ढूंढना होगा। ऑनलाइन बचत बैंक दीर्घकालिक बचत के लिए उत्कृष्ट स्थान प्रदान करते हैं। वास्तव में, यह वह जगह है जहां आपको तथाकथित उच्च उपज दरें मिलेंगी। ऑनलाइन बचत खाते मेरे द्वारा ऊपर बताए गए मानदंडों को पूरा करते हैं और एक चौथी सुविधा जोड़ते हैं। सुविधा। ऑनलाइन बचत बैंक निःशुल्क बीमाकृत खाते प्रदान करते हैं। ये खाते आपके वर्तमान चेकिंग खाते से जुड़े होते हैं, चाहे वह बैंक कहीं भी हो। मैं ऑनलाइन बचत बैंकों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और सुझाव देता हूं कि आप इसे अपनी नियम 2 बचत के लिए उपयोग करें, क्योंकि ऑनलाइन बैंक सरल बैंकिंग, शानदार पुरस्कार, सुविधा और लगभग कोई परेशानी नहीं देते हैं। कोई भी बैंक संपूर्ण नहीं होता है। इन दिनों, चूंकि बड़े बैंक अपने ग्राहकों को शुल्क और अधिक शुल्क देकर कम कर रहे हैं, ऑनलाइन बचत बैंक शुल्क मुक्त बने हुए हैं। ब्याज दरें बड़े बैंकों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हैं और ग्राहक सेवा कहीं बेहतर है। ऑनलाइन बैंकों के पास टेलर या शाखाएं नहीं होती हैं, इसलिए उनके पास बहुत कम ओवरहेड होता है। वह उन्हें अधिक ब्याज देने और मुफ्त खातों की पेशकश करने की अनुमति देता है। जिस तरह से आप ऑनलाइन बचत खाते तक पहुंचते हैं, यह इंटरनेट के माध्यम से होता है।
या पूर्व संबोधित लिफाफे में जमा राशि डाक द्वारा भेजकर होता है। ऑनलाइन बचत खाता कैसे खोलें? आपको अपनी दीर्घकालिक बचत के लिए सर्वोत्तम बचत खाता पाने के लिए बैंक बदलने की जरूरत नहीं है। इसके काम करने का तरीका यह है कि आपका ऑनलाइन बचत खाता आपके चालू चेकिंग खाते से जुड़ जाता है, जिससे आगे पीछे स्थानांतरण आसान और बहुत सुविधाजनक हो जाता है। यदि आपने कभी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं की है, तो आप चिंतित हो सकते हैं कि क्या यह सुरक्षित है, या आप भयभीत हो सकते हैं क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करें। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि ऑनलाइन बचत खाता कैसे खोला जाता है और इन बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च तकनीक सुरक्षा उपायों की खोज की जाती है, तो आप पाएंगे कि यह सरल है, कम से कम एक नियमित बैंक जितना सुरक्षित है और एक सुविधाजनक प्रक्रिया है। एक बार जब आप उस इंटरनेट बैंक की पहचान कर लेते हैं जहां आप अपना खाता खोलना चाहते हैं, तो आप खाता खोलने से निपटने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर ये सभी बैंक खाता खोलने के लिए समान चरणों का पालन करते हैं। जब आप अपने द्वारा चुने गए ऑनलाइन बचत बैंक की वेबसाइट पर जाएं, तो चारों ओर देखें। आपको एक बटन, लिंक या बैनर देखना चाहिए जो आगंतुकों को खाता खोलने के लिए प्रेरित करता है। उस पर क्लिक करें और आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे, जैसे कि आपका नाम, पता, ईमेल, फोन नंबर और अन्य पहचान संबंधी जानकारी। आपको अपने बचत खाते तक ऑनलाइन पहुंचने के लिए एक लॉगिन नाम और पासवर्ड सेट करने के लिए भी कहा जाएगा। एक मानक प्रक्रिया के रूप में आपसे बैंक प्रथाओं के नियमों और शर्तों से सहमत होने के लिए कहा जाएगा। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपने पहला चरण पूरा कर लिया है। अब आपका खाता खुल गया है। खाता सक्रिय करें। खाता सक्रियण के लिए आपको यह साबित करने के लिए जानकारी सत्यापित करने की आवश्यकता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने अभी-अभी वह खाता खोला है। यह बैंक को आपके ड्राइवर का लाइसेंस नंबर या सामाजिक सुरक्षा नंबर उपलब्ध कराने जितना आसान हो सकता है। कुछ बैंक आपके द्वारा दिए गए सेल फोन नंबर पर या आपके ईमेल पते पर एक टेक्स्ट संदेश भेजते हैं, जिसमें यह सत्यापित करने के लिए उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने वास्तव में खाता खोला है। जानकारी को मौखिक रूप से सत्यापित करने के लिए अन्य बैंकों का एक प्रतिनिधि आपको फोन पर कॉल कर सकता है। यह आमतौर पर एक त्वरित प्रक्रिया है, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए। खाते में धनराशि डालें। एक बार जब आपका खाता खुला और सक्रिय हो जाएगा, तो आपको यह जानकारी पूरी करने के लिए कहा जाएगा कि आप खाते में किस प्रकार धनराशि जमा करना चाहते हैं। आमतौर पर आप इस नए खाते को अपने मौजूदा चेकिंग खाते से लिंक कर सकते हैं। बस उस खाते के लिए दूसरे बैंक का रूटिंग नंबर और बैंक खाता नंबर जोड़ें, फिर एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित करें। यह एक आसान प्रक्रिया है। या यदि आप अधिक सहज हैं, तो आप खाते में धनराशि जमा करने के लिए चेक या मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। कुछ बैंक अब मोबाइल जमा की सुविधा देते हैं, जो आपको चेक जमा करने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और सुविधा की एक और परत जोड़ता है। ऑनलाइन बचत खाता स्थापित करने, सक्रिय करने में 10 मिनट या उससे कम समय लगता है और चल रहा है। मैं विशेष रूप से इसकी उपयोगकर्ता अनुकूल वेबसाइट, उपयोग में आसानी और शानदार ग्राहक सेवा के लिए ING डायरेक्ट का शौकीन हूं। वे खाता स्थापित करना, धनराशि स्थानांतरित करना और बचत खाता प्रबंधित करना बहुत आसान बनाते हैं। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। ingdirect.com पर जाएं और एक नया ऑरेंज बचत खाता खोलें। आपको उन्हें अपना वर्तमान चेकिंग खाता नंबर और अपने बैंक का रूटिंग नंबर देना होगा। यह आपके चेक के नीचे है। वे आपको बताते हैं कि इसे कहां ढूंढना है। एक बार सक्रिय होने पर, इसे शुरू करने के लिए अपने चेकिंग खाते से कुछ पैसे अपने नए बचत खाते में स्थानांतरित करें और आप जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसे स्वचालित बनाएं। जब भी आप अपने वित्त को स्वचालित कर सकें, इसे करें। अगर आप याद करने की कोशिश करें, उदाहरण के लिए, हर वेतन दिवस पर अपने नियम 2 खाते में धन हस्तांतरित करें, आपको याद होगा, लेकिन संभावना बहुत अच्छी है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, या फिर आप कुछ दिन लेट हो जाएंगे। स्वचालित स्थानांतरण एक बेहतर विकल्प है। अपने चेकिंग खाते से अपने ऑनलाइन बचत खाते में नियमित स्वचालित निकासी बनाकर इसे सेट करें। यह सरल है और आपको नियम 2 को ऑटोपायलट पर रखने की अनुमति देगा। सबसे पहले प्रतिशत के बजाय सटीक डॉलर राशि का पता लगाएं जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। यह काफी सरल है। जब आप उस तारीख का चयन करें जिस दिन यह स्वचालित निकासी होगी, तो सावधान रहें। मान लीजिए कि आपको प्रत्येक माह की पहली और फिर 15 तारीख को $2000 का शुद्ध भुगतान मिलता है।
उन दिनों आपकी तनख्वाह सीधे आपके नियमित चेकिंग खाते में जमा की जाती है। अपना स्वचालित स्थानांतरण उसी दिन के लिए सेट न करें जिस दिन आपको भुगतान किया जाता है। यदि वेतन दिवस छुट्टी के दिन पड़ता है तो आप थोड़ी छूट की अनुमति देना चाहते हैं और इस तरह की अन्य देरी के लिए भी अनुमति देना चाहते हैं। 2 और 16 तारीख को होने वाले $200 प्रत्येक के अपने स्वचालित स्थानांतरण बनाएं या ऐसा शेड्यूल बनाएं जिसमें आप सहेज हों। नियम 2 इसी तरह क्रियाशील दिखता है। बेशक आप मैनुअल बना सकते हैं आय के अन्य स्रोतों के लिए स्थानांतरण जो पूर्वानुमानित नहीं हो सकते हैं। हालांकि आप पहले कुछ महीनों के लिए पैसे चूक सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं इतनी जल्दी आप इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। यह उस पैसे की तरह होगा जो करों, FICA और रोके गए अन्य मदों के लिए आपके वेतन चेक से काट लिया गया है। यह मानव स्वभाव है कि हम जो नहीं देखते उसे चूकते नहीं। कितना बचाना है? आपके आपातकालीन कोष में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि आप बिना वेतन चेक के 6 महीने तक अपने सभी बिलों और मासिक खर्चों का भुगतान कर सकें। सिद्धांत यह है, यदि आप बेरोजगार हो जाते हैं या किसी अन्य कारण से आपकी आय अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, तो आपको अपने सभी बिलों का भुगतान करने और अपने जीवन को तब तक बरकरार रखने की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना होगा जब तक कि आप दूसरी नौकरी नहीं पा लेते। यह खाता उस तरह की आपात स्थिति के लिए है, न कि नए कपड़े खरीदने या मजेदार सप्ताहांत की छुट्टियों पर जाने के लिए। तो हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं? यह प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के लिए अलग है क्योंकि यह आपके वर्तमान खर्चों पर निर्भर करता है। यदि आपकी नौकरी छूट जाए तो क्या आप बेरोजगारी लाभ के पात्र होंगे? फिर यह सब उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपको मात्रा निर्धारित करने और प्रोजेक्ट करने में बहुत समय लग सकता है, या आप बस अपने वर्तमान मासिक खर्चों को 6 से गुना कर सकते हैं और इसे अपने आपातकालीन निधि के लिए एक अच्छी पूर्ण संख्या मान सकते हैं। अमेरिकी श्रम विभाग के उपभोक्ता व्यय आंकड़े बताते हैं कि प्रति उपभोक्ता इकाई औसत वार्षिक व्यय, जो एक घर के समान है, 2009 तक $49,067 है, सबसे हालिया वर्ष जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। मेरे दिमाग में थोड़ा त्वरित गणित करने से पता चलता है कि सामान्य परिवार को बड़ी आपात स्थितियों के लिए $25,000 नकद भंडार की आवश्यकता होती है। हालांकि आपका घरेलू खर्च औसत से अधिक या कम हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 3 महीने का खर्च भी एक बड़ी संख्या है। इस औसत परिवार के लिए $12,500 एक। यदि आपके पास इस समय बात करने के लिए कोई बचत नहीं है, तो मुझे सुनकर आश्चर्य नहीं होगा आप कहते हैं, मैं उस तरह का पैसा नहीं जुटा सकता। मैं समझता हूं, लेकिन संभावना या आवश्यकता को इतनी जल्दी खारिज न करें। जब भविष्य की तैयारी की बात आती है तो वास्तव में आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो आइए जानें कि आप यह कैसे कर सकते हैं, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। इतना क्यों? एक उचित आपातकालीन निधि के लिए आवश्यक धनराशि निश्चित रूप से आवश्यक है। महत्वपूर्ण, आप 6 महीने के खर्चों को अधिक खर्च कहकर खारिज करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं, लेकिन हम अनिश्चित अर्थव्यवस्थाओं के साथ अनिश्चित समय में रह रहे हैं। कॉर्पोरेट वफादारी अतीत की बात है और बेरोजगारी अप्रत्याशित रूप से हो सकती है, आमतौर पर सबसे खराब समय पर। इसी तरह आपातकालीन स्थितियां महंगी हो सकती हैं और इन चीजों के घटित होने का कोई अच्छा समय नहीं होता। आपके आपातकालीन निधि के निर्माण का रहस्य इसे छोटे आकार के लक्ष्यों में विभाजित करना है। आप बैठकर एक बार में पूरा सॉसेज खाने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर आप इसे पतले स्लाइस में काटते हैं और एक बार में एक लेते हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय होगा सचमुच पूरी चीज खा सकते हैं। यही सिद्धांत किसी भी असंभव प्रतीत होने वाले कार्य के साथ काम करता है। सॉसेज विधि का उपयोग करके इसे छोटे स्लाइस और छोटे लक्ष्यों में तोड़ दें। बिना तनख्वाह के 2 सप्ताह तक अपना जीवन गुजारने में आपको कितना खर्च आएगा? यह बहुत छोटी राशि होनी चाहिए और ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। एक बार जब आप 2 सप्ताह के निशान तक पहुंच जाएं, तो एक कार्टव्हील करें, फिर 3 सप्ताह के लिए जाएं, फिर 1 महीना, फिर 2 महीने। जल्द ही आपको अनुशंसित 6 महीनों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा और आपने जो हासिल किया है उससे आप आश्चर्यचकित होंगे। यहाँ एक छोटा सा बोनस है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। पैसा बचाना लत बन सकता है, और मैं इसे अच्छे तरीके से कहना चाहता हूँ। जैसे जैसे आपकी संतुष्टि बढ़ती है और आपका डर कम होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी वित्तीय तस्वीर दृष्टिकोण और हृदय के इस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगी। अपनी शुद्ध आय का 10% बचाना जीवन भर की आदत है।
आप हमेशा बचाएंगे आपको प्राप्त होने वाली किसी भी आय से पहला 10%। हालांकि आप अपनी बचत को अपने आपातकालीन खाते में डालना जारी नहीं रखेंगे। एक बार जब आपका आपातकालीन फंड उस स्तर पर पूरी तरह से वित्त पोषित हो जाता है जिसे आप निर्धारित करते हैं कि यह आपके लिए सही है, तो आपकी नियम 2 बचत में अन्य काम होंगे जब तक कि अंततः आप पूरे 10% को निवेश वाहनों में नहीं लगा देते, जिससे आपके लिए लगने वाले समय में तेजी आएगी। उस क्रॉसओवर बिंदु तक पहुंचने के लिए जहां आप वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचते हैं, चित्र 4.5 पृष्ठ 47 देखें। यह आवश्यक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कैसी है, भले ही आप क्रेडिट कार्ड ऋण में डूबे हुए हों, आपके पास एक आपातकालीन निधि होनी चाहिए। प्रत्येक घर को एक की आवश्यकता होती है। हमारी धन प्रबंधन योजना का मूल आधार तरल नकदी है, जिसका अर्थ है कि 24 से 72 घंटों में आप विशिष्ट आपात स्थितियों के लिए निर्धारित धन प्राप्त कर सकते हैं। आपातकालीन निधि के बिना आप कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश में अपने पहिए घुमाएंगे, क्योंकि हर बार जब कुछ अप्रत्याशित सामने आएगा तो आपको लगेगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड के लिए दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक आपातकालीन फंड मार्जिन बनाता है और आपको किनारे से दूर जाने की अनुमति देता है। आपके आपातकालीन फंड के बारे में आपका रवैया या तो इसे बनाएगा या बिगाड़ देगा। यदि आप इसे पैसे के एक पूल के रूप में देखते हैं जिसे इस समय आपकी इच्छानुसार किसी भी चीज के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो आप आपातकालीन निधि के उद्देश्य से पूरी तरह से चूक गए हैं। यदि और जब धनराशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए उन्हें अलग रखा गया है, तो उन्हें तुरंत बदला जाना चाहिए। आपातकालीन निधि बनाए रखने से बहुत कुछ मिलता है, आपके और वित्तीय बढ़त के बीच आवश्यक स्थान। आगे बढ़ने के लिए अनुपूरक, आप अपने आपातकालीन फंड को अपनी शुद्ध आय के 10% से भी तेज गति से बढ़ाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। अच्छा, वास्तविक रूप से आपको यथाशीघ्र कम से कम $1000 बचाने की आवश्यकता है। फिर जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक $2000 तक बढ़ते रहें। वहां तेजी से पहुंचने के लिए प्रयास के लिए प्रतिदिन $5 समर्पित करने के तरीके खोजें। ऐसा करें और आप उस खाते को 1 वर्ष में अतिरिक्त $1825 या केवल 5 वर्षों में $9125 के साथ बढ़ावा देंगे। यहाँ कुछ अन्य विचार दिए गए हैं कि आप अपने आपातकालीन निधि को और अधिक तेजी से वित्त पोषित करने के अपने प्रयासों को कैसे पूरा कर सकते हैं। दिन के अंत में अपनी जेब से पैसे निकालकर एक जार में इकट्ठा कर लें। $1 बिल खर्च करना बंद करें। प्रत्येक दिन के अंत में उन्हें जार में भी डालें। यह मजेदार है कि कैसे कुछ ही समय में आप उन्हें मिस नहीं करेंगे। बाहर खाने के बजाय घर पर ही खाएं और अपने आपातकालीन कोष में कुछ रुपए जोड़कर स्वयं को सहायता दें। यदि आपको कैशबैक मिलता है, रिफंड मिलता है या छूट मिलती है, या क्रेडिट कार्ड खाते या स्कूल ट्यूशन जैसे ऋण का भुगतान करते हैं, तो उस नए पैसे को अपने आपातकालीन कोष में डाल दें। यदि आपको टैक्स रिफंड मिलता है तो चेक को अपने फंड में जमा करें। नकदी जुटाने के लिए वह सामान बेचें जिसकी आपको जरूरत नहीं है या आप नहीं चाहते हैं। अपने नए आपातकालीन फंड के बारे में बीमा पॉलिसी की तरह सोचना शुरू करें। इसकी सावधानीपूर्वक रखवाली करें। यह कोई गुल्लक नहीं है। जब आपके पास पैसा कम हो या कोई नया परिधान या नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने की इच्छा हो तो आपको आकस्मिक खर्चों में नहीं डूबना चाहिए। इसका उपयोग केवल प्रामाणिक आपात स्थितियों के लिए करें, फिर आशा करें कि कोई आपात स्थिति कभी न हो। याद रखें, यह फंड वह नया तरीका है जिससे आप अपनी आपात स्थितियों के लिए धन जुटा सकते हैं। यदि आप इसमें से कुछ भी खर्च करते हैं तो आपको इसे बदलने का एक तरीका स्थापित करना होगा, कुछ ऐसा जिसमें हमेशा अनुमान से अधिक समय लगता है।